गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं संजय सर। बेटा आज आप लोगों को क्लास 11th की फिजिक्स का जो हमारा फर्स्ट वॉल्यूम चल रहा था, उस फर्स्ट वॉल्यूम में आज हम टॉपिक लेकर आए हैं वेग समय ग्राफ द्वारा गति का विश्लेषण। ठीक है बेटा, अपनी जो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को समझाया था वो समझाते एक विमीय गति, द्विविमीय गति, त्रिविमीय गति और उन गतियों के बारे में बहुत डिटेल से आपको समझाया था। उसके बाद हमने वेग समय ग्राफ की भी चर्चा की थी, बहुत डिटेल में चर्चा की थी, उसको समझाया था कि किस प्रकार से वेग समय ग्राफ बनता है। ठीक है, अब बात करते हैं उसी वेग समय ग्राफ के द्वारा गति का विश्लेषण की। तो गति का यहाँ पर विश्लेषण करेंगे। बेटा यहाँ पर 9 ग्राफ मैंने बना रखे हैं बोर्ड पर। इन 9 ग्राफों के द्वारा हम गति के बारे में बताएंगे, भिन्न भिन्न किस प्रकार की गतियाँ होंगी वस्तु की। ठीक है, तो अब देखते हैं। सबसे पहले अगर हम इस ग्राफ की बात करें, बेटा स्टार्ट करने से पहले एक बात सुन लें कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को बेटा सब लोग सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारी जो भी वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाए। उसके साथ में एक घंटा यानी कि बेल आइकन दिखाई देगा, उसको भी आप जरूर दबा दें। ठीक है बेटा, और हमारी वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो बेटा, लाइक बहुत कम करते हो आप लोग, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ठीक, आइए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा जो पहला ग्राफ है, ये पहला ग्राफ आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये कैसा ग्राफ दिख रहा है बेटा, देखो ये इस प्रकार से एक्स वाई। तो मैंने आपको बताया था कि एक्स एक्सिस एक्स और वाई के द्वारा जो ये ग्राफ बना है, एक्स एक्सिस समय को प्रदर्शित कर रही है और वाई एक्सिस वेग को प्रदर्शित कर रही है। ये ओ बिंदु इसका मूल बिंदु है, यहाँ से दोनों के दोनों ही प्रारंभ हो रहे हैं इस प्रकार से। तो ये एक वेग समय ग्राफ हो गया, वेग समय ग्राफ। तो बेटा इसमें आपको दिख रही होगी एक ए बी क्या है, एक सीधी लाइन है। ए बी कैसी लाइन है, एक सीधी लाइन प्राप्त हो रही है इस प्रकार से। तो ये किस चीज़ को बता रही है, वस्तु की कैसी गति को प्रदर्शित कर रही है। तो बेटा ये अगर कोई वस्तु नियत वेग से, यानी कि वेग देखो, वेग ये प्रारंभिक वेग है, ये 0 से स्टार्ट नहीं हो रही है, यानी कि यहाँ से मूल बिंदु से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये ओरिजिन पॉइंट है। तो ये कोई ना कोई यहाँ तक वेग होगा u, मान लिया इसको हमने कि इसका एक प्रारंभिक वेग है u। इस प्रारंभिक वेग u से वस्तु गति प्रारंभ करती है या शून्य त्वरण से। देखो शून्य त्वरण इसलिए कह सकते हैं क्योंकि त्वरण की परिभाषा क्या होती है, मैंने आपको समझाई थी अपनी वीडियो में कि त्वरण किसे कह रहे हैं, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। किसको कहते हैं बेटा, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। और यहाँ पर वेग परिवर्तित ही नहीं हो रहा है, अभी बताया ना कि कोई प्रारंभिक वेग है, यानी कि कोई निश्चित वेग है और वो वेग कैसा है, नियत है, यानी कि उसमें कोई बदलाव ही नहीं हो रहा है, कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा है। तो बिना परिवर्तित हुए वेग से अगर कोई वस्तु या शून्य त्वरण से कोई वस्तु गति करती है तो हमें वेग समय ग्राफ में समय अक्ष, ये समय अक्ष है, ये वाली एक्स एक्सिस क्या कहलाएगी यहाँ पर, समय अक्ष, ये वेग अक्ष है। समय अक्ष के समांतर एक ए बी रेखा प्राप्त होती है। ठीक है, एक कैसी प्राप्त होगी में, ए बी रेखा प्राप्त होती है जिसमें थीटा इक्वल टू 0, यानी कि इसका जो थीटा प्रदर्शित करता है, जो रेखा मिलती है हमें, जो वस्तु की गति है, जिस रेखा पे गति करती है उसका ढलान। तो इसका जो ढलान है, देखो ढलान कैसा है, 0 है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। और ढलान कैसे होता, अगर ऐसे टेढ़ी होती, ठीक है, या इस प्रकार से होती तो वो ढलान, वो थीटा एंगल। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो है इसके समय अक्ष के समांतर है, तो समय अक्ष से ही हम कोण लेंगे तो समय अक्ष के समांतर है, तो इसलिए ढलान 0, यानी कि थीटा इक्वल टू कैसा है, 0 होगा। ठीक है बेटा, अब दूसरे ग्राफ में आ जाइए। तो सेकंड ग्राफ की अगर हम बात करें तो सेकंड ग्राफ में देखो यहाँ पर तो थोड़ी सी ऊपर वाई एक्सिस से प्रारंभ होती लाइन, लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ओरिजिन बिंदु, यानी कि मूल बिंदु से प्रारंभ हो रही है लाइन। ठीक है, नहीं तो मूल बिंदु से, इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब देखते हैं बेटा कि यहाँ भी वही वेग समय ग्राफ बना रखा हमने, लेकिन ये ओ बिंदु से स्टार्ट है। तो इसका मतलब बेटा ये है कि कोई वस्तु, यानी कि कोई वस्तु है, वो वस्तु एक निरंतर, यानी कि एक निरंतर बढ़ते हुए, यानी कि कैसे, धनात्मक वेग से। भाई धनात्मक वेग का मतलब क्या है कि वो लगातार बढ़ रही है, यानी कि कोई धनात्मक वेग है। अगर कोई वस्तु धनात्मक वेग से गति कर रही है, ठीक है नहीं, गति कर रही है अर्थात किसी त्वरण से गति कर रही है। देखो वेग परिवर्तित हो रहा है, यहाँ पर वेग क्या बदल रहा है बार बार, जितना समय, देखो यहाँ पर अगर मान लिया कोई समय मान लें तो वेग इतना होगा, फिर दूसरे समय में वेग इतना होगा, फिर तीसरे समय में वेग इतना होगा। ठीक है नहीं, वेग भी बढ़ रहा है, समय भी बढ़ रहा है, तो वेग परिवर्तन की दर जो है वो त्वरण कहलाती है। तो इसलिए किसी त्वरण से
यानी कि कोई त्वरण है धनात्मक त्वरण, कैसा होगा, ऊपर की ओर जा रहा है तो नीचे की ओर ऋणात्मक होता है, ऊपर की ओर धनात्मक। यानी कि कोई वस्तु किसी वेग से कोई वस्तु किसी वेग से अर्थात किसी धनात्मक त्वरण से गति कर रही हो तो उस स्थिति में वेग समय ग्राफ समय अक्ष से थीटा कोण पर OA रेखा प्राप्त होती है। थीटा कोण पर कितनी प्राप्त हो रही है हमें, OA। वो वस्तु कहाँ से जा रही है, उसके एक मूल बिंदु से जा रही है, यानी कि मूल बिंदु से प्रारंभ कर रही है, वो उसका जो वेग है वो मूल बिंदु से प्रारंभ हो रहा है, ठीक है। किसी धनात्मक त्वरण से गति कर रही है तो हमें समय अक्ष से थीटा कोण पर OA रेखा प्राप्त होती है, जिसका ढलान थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री से कम होगा। उसका जो ढलान है वो कैसा होगा, 90 डिग्री से कम होगा। क्लियर हो गया ना। इसके बाद बात करते हैं तीसरे की। देखो तीसरे में थोड़ा सा डिफरेंट दिखाई दे रहा है हमें, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो देखो वही बात जैसे पहले हमने कहा था कि यू वेग से कोई यू वेग था और कैसा था यू वेग, वो नियत था। तो ऐसे ही यहाँ पर देखेंगे यू वेग है, लेकिन ये जो वेग है वो नियत नहीं है। यहाँ पर ये लाइन नहीं है, लाइन हमें ये वाली प्राप्त हो रही है, BC लाइन प्राप्त हो रही है हमें, ठीक है। तो ये BC लाइन है, तो इसका मतलब यहाँ पर देखेंगे यू वेग से कोई वस्तु u यानी कि कोई प्रारंभिक u वेग से गति करना प्रारंभ कर रही है, ठीक है नहीं। और किसी धनात्मक त्वरण से कोई प्रारंभिक वेग है, उसका प्रारंभिक वेग u से, ठीक है, u से और धनात्मक त्वरण के साथ अगर कोई वस्तु गति करती है तो हमें समय वेग ग्राफ में यानी कि वेग समय ग्राफ में b यानी कि b की बात करेंगे तो हम कहेंगे समय अक्ष से थीटा, देखो इसके समांतर ये वाली लाइन हमने खींच ली, तो यहाँ से कितना है थीटा कोण पर BC एक सरल रेखा प्राप्त होती है। तो BC जो रेखा हमें प्राप्त हो रही है तो यहाँ पर किसने कोण पर प्राप्त हो रही है, थीटा पर। तो थीटा जो है वो इज लेस देन 90 डिग्री। तो इसका मतलब जो कंडीशन यहाँ थी वही कंडीशन यहाँ है। यहाँ अंतर ओरिजिन बिंदु से है, यानी कि मूल बिंदु से प्रारंभ हो रही है गति, यहाँ पर मूल बिंदु से नहीं हो रही, यहाँ पर इसका शून्य वेग से नहीं हो रही प्राप्त, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर कोई प्रारंभिक वेग है उसका, उस वेग के साथ प्रारंभ हो रही है, ठीक है नहीं। किसी धनात्मक त्वरण से वो गति कर रही है, धनात्मक त्वरण यहाँ भी है और यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ प्रारंभिक वेग है, यहाँ प्रारंभिक वेग नहीं है, ठीक है। प्रारंभिक कितना यहाँ पर शून्य है और यहाँ पर u है। तो किसी प्रारंभिक वेग u से गति कर रही है वस्तु, धनात्मक त्वरण के साथ कर रही है, तो इस स्थिति में वेग समय ग्राफ में हमें समय अक्ष से थीटा कोण पर एक BC रेखा प्राप्त होती है। तो जहाँ पर थीटा जो है वो कितना होगा 90 डिग्री, यानी कि थीटा 90 डिग्री से कम होगा, ठीक है। ये 3 ग्राफ हो गए हैं। तो बेटा अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की। तो चौथा बिंदु क्या है बेटा, इसमें देखो इसमें कुछ अलग से आपको ग्राफ दिख रहा है, यहाँ पर कुछ इस प्रकार के ग्राफ थे, यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट ग्राफ है। तो इस ग्राफ में अगर देखें हम तो यहाँ पर क्या देखो, ये कोई ना कोई u वेग यानी कि प्रारंभिक वेग है, कोई ना कोई u वेग, जैसे हमने यहाँ पर बताया था कि कोई ना कोई प्रारंभिक वेग था, यानी कि वस्तु कोई प्रारंभिक धनात्मक वेग से गति करती है, गति प्रारंभ करती है, और वो जो है गति कैसे करेगी, ऋणात्मक त्वरण के साथ। देखो ऋणात्मक त्वरण के साथ, त्वरण बढ़ नहीं रहा है ऊपर की ओर, नीचे की ओर घट रहा है, तो इसका मतलब ऋणात्मक त्वरण के साथ अगर गति करती है तो वेग समय ग्राफ में समय अक्ष से थीटा कोण पर CD एक रेखा प्राप्त होती है। कैसा प्राप्त हो रही है, CD रेखा। उस CD रेखा का जो ढलान है वो कितना है, थीटा है। कितना है, थीटा। देखो समय अक्ष से कितना ढलान है बेटा इसका, थीटा। अब देखो यहाँ से अधिक कोण बना रही है, ये कैसे बना रही है, अधिक कोण। तो थीटा किससे बड़ा होगा, 90 डिग्री से। तो इसलिए कह सकते हैं थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक है बेटा, 90 डिग्री होगा। तो इस प्रकार से रेखा प्राप्त होगी। यहाँ पर कोई निश्चित वेग होगा और वेग कैसा घट रहा है, वेग घटने के साथ साथ लगातार घट रहा है इसका वेग, और त्वरण कैसा है इसका, ऋणात्मक त्वरण है। तो ऋणात्मक त्वरण से गति कर रही है, तो उस स्थिति में इसका ढलान थीटा होगा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। बेटा अब 5वें पॉइंट पर आते हैं। 5वें पॉइंट में क्या देखो, इसमें कुछ अलग, सबसे अलग ग्राफ है। इस ग्राफ में हम देख रहे हैं कि ये ओरिजिन बिंदु है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये वाई है, और इसके यहाँ से ओ से नीचे वाई डैश है,
x वाई वाई डैक्स, ये तो जानते हैं आप, ठीक है। चतुर्थांश के बारे में प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थ, ये जानते हैं आप। इसके बाद देखो बेटा यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि रेखा हमें ना ऊपर तो कहीं मिल नहीं रही है धनात्मक, ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, हमें नीचे की ओर मिल रही है। तो नीचे की ओर यहाँ से मिल रही है, तो इसका मतलब कोई ना कोई एक ऋणात्मक त्वरण हो गया, सॉरी वेग हो गया यहाँ तक। तो ये ऋणात्मक वेग हो गया u, कौन सा, माइनस का। तो कहाँ तक हो गया, ये यहाँ तक हो गया, इतना इतना, यहाँ से लेके ओ बिंदु से और इस बिंदु तक, ठीक है। एक अब इसको कुछ ना कुछ मान लें, इसको मान लिया हमने, इसको CD माना था, इसको DE मान लें, DE, ये DE मान लिया हमने, रेखा DE रेखा प्राप्त होगी ना, ठीक है, ये मान लिया हमने। तो बेटा कोई O से लेकर D तक इसका प्रारंभिक वेग है -u, यानी कि ऋणात्मक, कोई वस्तु किसी ऋणात्मक वेग से गति प्रारंभ करती है और उसका जो वेग है वो लगातार क्या हो रहा है, घट रहा है। क्या हो रहा है, देखो नीचे की ओर जा रहा है ना, ये नीचे की ओर घट रहा है, ठीक है। ऋणात्मक वेग उसका नीचे की ओर घटे और वो एक ऋणात्मक त्वरण के साथ, देखो त्वरण भी कैसा होगा, नीचे की ओर माइनस ही होगा। ऋणात्मक वेग भी ऋणात्मक प्रारंभिक और ऋणात्मक त्वरण के साथ अगर कोई गति करती है वस्तु और वो ऋणात्मक ही वेग प्राप्त करती है, देखो प्रारंभिक ऋणात्मक वेग से गति कर रही है प्रारंभ, और ऋणात्मक त्वरण से गति कर रही है, और उसको जो लास्ट में वेग प्राप्त हो रहा है वो भी कैसा है, ऋणात्मक। देखो यहाँ पर कैसा प्राप्त हो रहा है, ऋणात्मक माइनस का v, जो अंतिम वेग है, ये प्रारंभिक वेग है इसका और ये अंतिम वेग। तो अंतिम वेग को बेटा हम v से प्रदर्शित करते हैं वस्तु के, और जो प्रारंभिक वेग है उसको हम u से प्रदर्शित करते हैं। किसी वस्तु का जो प्रारंभिक वेग है वो u होता है और अंतिम वेग v होता है। तो यहाँ देखेंगे प्रारंभिक वेग कितना, माइनस का u, और अंतिम वेग प्लस का और माइनस का v। तो हम देखेंगे कि कोई वस्तु यानी कि प्रारंभिक वेग से गति कर रही है और ऋणात्मक त्वरण के साथ गति कर रही है और उसको ऋणात्मक वेग ही प्राप्त हो रहा है, तो उस स्थिति में हमें समय वेग ग्राफ में समय अक्ष से थीटा कोण पर, देखो इसके समांतर ये रेखा खींच दी हमने, ऐसे करके डॉट डॉट खींची तो कितना आया, ये वाली रेखा। इसको हम देखेंगे, कहीं भी खींच दो इसको, कहीं भी देखेंगे, इसके समांतर एक रेखा खींची, चाहे तो ये खींच लो हमने, तो यहाँ पर देख लिया ऐसा करके ये थीटा एंगल, ठीक है। तो ये हमें थीटा एंगल पर एक रेखा प्राप्त होगी DE, एक DE रेखा प्राप्त हो गई। तो ये DE का ढलान कितना है, थीटा। तो ये थीटा देखो अधिक कोण बना रहा है, यहाँ पर भी जैसे यहाँ अधिक कोण बना रहा था इसी प्रकार से यहाँ पर बना रहा, तो ये थीटा बड़ा होगा 90 डिग्री से, ठीक है, 90 से बड़ा होगा। अब इसके बाद छठा देखते हैं, इसमें देखो इसमें भी अलग डिफरेंट है एकदम। तो यहाँ पर देखो यहाँ क्या है, ये ओरिजिन बिंदु है इसका, मूल बिंदु, ये x एक्सिस है, ये y और नीचे y डैश, जैसे ये वाला ग्राफ था उसी प्रकार से ये है। अब यहाँ पर तो ऋणात्मक वेग था प्रारंभिक उसका और ऋणात्मक ही वेग प्राप्त उसे हो रहा था लास्ट में, त्वरण भी ऋणात्मक था, सब कुछ यहाँ पर ऋणात्मक था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर क्या है, यहाँ देखो धनात्मक वेग है ऊपर, क्योंकि ओरिजिन बिंदु से ऊपर की ओर है, यानी कि y एक्सिस में है, y डैश में नहीं है, तो ऊपर की ओर है। तो धनात्मक वेग से वस्तु प्रारंभ गति कर रही है और उसका वेग लगातार घटता जा रहा है, और घटते हुए त्वरण के साथ, यानी कि ऋणात्मक त्वरण से वो गति कर रही है। कोई वस्तु कहाँ से प्रारंभ कर रही है, धनात्मक वेग से प्रारंभ हो रहा है उसकी वस्तु की, धनात्मक वेग से वस्तु गति प्रारंभ कर रही है और ऋणात्मक त्वरण के साथ प्रारंभ कर रही है, और उसको देखो यहाँ पर ऋणात्मक उसका वेग प्राप्त हो रहा है। क्या हो रहा है, उसको लास्ट में ऋणात्मक वेग प्राप्त हो रहा है। तो उस स्थिति में समय वेग ग्राफ में समय अक्ष से थीटा कोण पर, यानी कि थीटा कोण पर एक हमें क्या बनेगा, देखो GF एक रेखा प्राप्त होती है, तो जिसका ढलान कितना है, थीटा। तो थीटा क्या ढलान है ना ये, तो ढलान कितना उसका, थीटा। तो थीटा का जो मान होगा वो 90 डिग्री से बड़ा होगा। देखो यहाँ पर भी कैसा बना रहा है, अधिक कोण बना रही है, ठीक है, कैसी कोण बना रही है, अधिक। अब देखो इसमें अंतर क्या, देखो यहाँ ऋणात्मक वेग था प्रारंभिक, और अंतिम वेग भी कैसा, ऋणात्मक। यहाँ पे प्रारंभिक धनात्मक वेग है और अंतिम वेग कैसा है, ऋणात्मक, यानी कि धनात्मक वेग से प्रारंभ कर रही है गति और हमें जो लास्ट में प्राप्त हो रहा है वेग वो ऋणात्मक हो रहा है, ठीक है नहीं, और उसका जो त्वरण है वो ऋणात्मक है, लगातार त्वरण उसका क्या रहा, घटता चला जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में उसका ढलान भी क्या होगा, घटता चला जाएगा। तो उस स्थिति में GF हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है जिसमें थीटा का मान 90 डिग्री से अधिक होगा।
सातवीं में की बात कर रहे हैं तो क्या एक्स वाई ये भी है, ठीक है। अब देखो ये नीचे ऋणात्मक की बात नहीं कर रहे, सब कुछ कहाँ है धनात्मक में है ऊपर, तो ये प्रारंभिक वेग से, यानी कि प्रारंभिक वेग क्या इसका 0, तो एक 0 प्रारंभिक वेग से यानी कि शून्य प्रारंभिक वेग से वस्तु गति प्रारंभ कर रही है और उसका जो वेग है वो लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है। तो जब वेग बढ़ रहा है इसका मतलब लगातार वेग में परिवर्तन होता है, इसका मतलब त्वरण भी परिवर्तित होगा। तो लगातार वेग में वृद्धि और लगातार उसके त्वरण में वृद्धि हो रही है। तो इस प्रकार की गति में हमें वेग समय ग्राफ में समय अक्ष से θ1 और फिर θ2, तो उसके भिन्न भिन्न बिंदुओं पर यानी कि उसका जो ढलान है वो लगातार बढ़ रहा है, ठीक है। ढलान क्या देखो ऐसा करके लगातार बढ़ता चला जाएगा। अब उस स्थिति में समय, अगर समय के कंपेयर में देखें हम, समय के समांतर अगर हम देखें तो इसके समांतर हमें जो कोण प्राप्त होंगे, उसका जो ढलान प्राप्त होंगे भिन्न भिन्न बिंदुओं पर अलग अलग मिलेंगे। देखो इस बिंदु पर देख रहे हैं तो इस बिंदु पर θ1 एंगल मिलेगा। देखो ये समांतर रेखा खींच दी, यहाँ से ये स्पर्श रेखा कर दी हमने और ये इसके समांतर समय अक्ष के समांतर हो गए, तो यहाँ पर θ1, तो देखो θ1। अब यहाँ पर देखो इस वाले बिंदु पर देख लिया हमने, इस बिंदु पर हमने देखा कि समय अक्ष के समांतर रेखा खींच ली और फिर इसकी एक स्पर्श रेखा ऐसा करके खींच ली, तो ये θ2। इस बिंदु पर देखें अगर हम यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो समय अक्ष के समांतर और ये ऐसा करके, ठीक है, इस प्रकार से खींच ली। अब देखो एक अंतर देखो इसमें, ये θ3 मान लिया। देखो बेटा θ1, θ2, θ3, अब बताइए इसमें कौन सा बड़ा है। देखो θ1 छोटा है, फिर इससे देखो ये वाला कुछ बड़ा प्राप्त हुआ हमें और इससे भी ये बड़ा प्राप्त हुआ। इसका मतलब क्या है, थीटा का मान यानी कि उसका ढलान लगातार बढ़ रहा है। लगातार कैसा हो रहा है, इसका ढलान बढ़ रहा है, ढलान हमेशा बढ़ता चला जाता है इसमें, ठीक है बेटा। तो इस स्थिति में हमें भिन्न भिन्न बिंदुओं पर जो थीटा के मान हैं वो अलग अलग प्राप्त होते हैं। अगर हमने 2 थीटा निकाल दी तो θ2, θ1, तो θ2 जो है वो बड़ा होगा किससे, θ1 से। तो हमने लिख दिया यहाँ पर ये कि θ2 बड़ा होगा किससे, θ1 से, ठीक है बेटा। θ2 जो होगा इसमें बड़ा होगा θ1 से, क्लियर। इसके बाद 8 नंबर देखते हैं। तो 8वें नंबर में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इस प्रकार से बढ़ रहा था, अब देखो ये घट रहा है, ढलान, इसका ढलान जो कैसा हो रहा है, घट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है, वस्तु वही प्रारंभिक वेग यानी कि शून्य वेग से प्रारंभ हो रही है वस्तु, ठीक है, गति कर रही है, शून्य वेग से अपनी गति प्रारंभ कर रही है और वो उसका जो वेग है लगातार देखो यहाँ पर बढ़ रहा है कुछ समय तक और फिर लगातार घट रहा है, यानी कि कुछ समय तक बढ़ रहा है और फिर जाने के बाद में जहाँ पर यानी कि कहीं जहाँ पर कुछ समय के बाद उसका वेग शून्य हो जाएगा और शून्य होने के बाद उसका वेग लगातार घटता चला जाएगा ऐसा करके, ठीक बेटा। देखो ये ऐसे गया, तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर बात करें इस बिंदु की तो इस प्रकार से देखो, ठीक है, इसको देखो जरा ध्यान से कि यहाँ तक तो इसका वेग लगातार बढ़ा और फिर इस बिंदु से जो ये बिंदु है, ये P बिंदु मान लें, इस बिंदु से देखो क्या हो रहा है, लगातार घट रहा है नीचे की ओर। तो वेग बढ़ रहा है लगातार, फिर क्या हो रहा है, घट रहा है, यानी कि धनात्मक वेग है, फिर त्वरण धनात्मक वेग से और त्वरण जो है उसको, त्वरण भी कैसा उसका धनात्मक है यहाँ पर, और फिर उसको ऋणात्मक त्वरण प्राप्त हो रहा है, यानी कि यहाँ पर ऋणात्मक यानी कि घट रहा है और वेग भी कैसा घट रहा है, लगातार घट रहा है वेग, तो वेग भी कैसा हो जाएगा, फिर ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है नहीं। धनात्मक प्रारंभिक वेग शून्य से स्टार्ट हो रहा है और ठीक है, और इसका जो है किसी एक निश्चित समय यानी कि निश्चित बिंदु पर जाकर वेग शून्य हो जाता है। यहाँ पर वेग कितना हो जाएगा, v = 0 और फिर उसका वेग घटता चला जाता है। तो इस स्थिति में हम देखेंगे इसका ढलान भी क्या है, लगातार घटता चला जाता है और जब लगातार इसका ढलान घटेगा तो इस स्थिति में हम देखो ये θ1 हमने यहाँ पर देखा इस वाली बिंदु पर, जैसे ऊपर देखा था θ1 θ2, तो यहाँ तो ये कम था, यहाँ अधिक था। यहाँ पर θ1 क्या देखो अधिक है और यहाँ पर क्या हो गया कम, और यहाँ पर जाके बिल्कुल 0 हो जाएगा। अब देखो इसके समांतर खींचो ऐसा करके, इसकी स्पर्श रेखा भी यही हो गई और समांतर रेखा भी यही हो गई, तो θ = कितना हो गया यहाँ पर 0, तो यहाँ पर आके क्या हो गया, घट गया, ठीक है नहीं। तो इस स्थिति में तो θ2 कैसा होगा, छोटा होगा किससे, θ1 से, ठीक बेटा, और यहाँ पर θ2 बड़ा होगा θ1 से। इन दोनों में एक दूसरे के अपोजिट अंतर है। अब इसकी बात करते हैं 9 नंबर की। देखो यहाँ पर देखो जरा, यहाँ एक विशेष कंडीशन है, ये जो वेग समय, ये मूल बिंदु है, ये समय को प्रदर्शित कर रहा है x-एक्सिस और ये वेग को। इस स्थिति में देखेंगे कि अगर कोई एक निश्चित समय है, यहाँ पर मान लिया कोई भी समय 5 सेकंड या 10 सेकंड, यानी कि एक निश्चित समय,
यानी कि उसका एक निश्चित समय से अगर कोई वस्तु गति करे और उसका जो वेग है, देखो वेग क्या है, निरंतर बढ़ रहा है ऊपर की ओर। देखो वेग तो बढ़ रहा है ना लगातार, वेग निरंतर बढ़ रहा है लेकिन समय नहीं बढ़ रहा है। यहाँ पर हमें देख रहे हैं कि हमें ऐसा एक ग्राफ प्राप्त हो रहा है यहाँ पर कि समय तो बिल्कुल नहीं बढ़ रहा। देखो समय कहीं नहीं बढ़ रहा आगे की ओर, समय निश्चित है, समय निश्चित है और लगातार वेग में वृद्धि हो रही है। तो इस स्थिति में हमें वेग समय ग्राफ में जे के एक रेखा प्राप्त हो रही है। कैसी प्राप्त हो रही है? जे के। और थीटा इज इक्वल टू जिसका ढलान होगा वो कैसा होगा? 90 डिग्री। कैसा होगा यहाँ पर? 90 डिग्री होगा। तो जब ढलान इसका 90 डिग्री है तो उस कंडीशन में हमें जे के एक रेखा प्राप्त हो रही है, ठीक है, जे के। लेकिन यहाँ पर एक विशेष बात यह है कि समय में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक है। सिर्फ किस में परिवर्तन हो रहा है? वेग में। अब आप बताइए कि बेटा अगर कोई वस्तु को हम इस प्रकार से ऊपर की ओर फेंके, सीधा ऊपर की ओर फेंके, इस प्रकार से जा रही है तो उसका वेग बढ़ रहा है, तो क्या उसका समय बढ़ेगा या नहीं? यानी कि समय में परिवर्तन होगा या नहीं? 1 सेकंड में यहाँ पर वस्तु, 5 सेकंड के बाद यहाँ पहुँच गई वस्तु, तो समय तो बढ़ रहा है ना, समय में वृद्धि हो रही है, ठीक है नहीं, और वेग में भी वृद्धि हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि जब समय में वृद्धि हो रही है, वेग में वृद्धि हो रही है, तो इस कंडीशन में भी दोनों में परिवर्तन हो रहा है। तो लेकिन यहाँ पर देखो 9वें नंबर पर जो हमें ग्राफ प्राप्त हो रहा है ये बता रहा है कि समय में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, सिर्फ किस में हो रहा है? वेग में परिवर्तन हो रहा है, वेग में वृद्धि हो रही है, समय में कोई वृद्धि नहीं हो रही और ना ही समय घट रहा है ना ही बढ़ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो ग्राफ है ये ग्राफ असंभव है। यानी कि व्यवहारिक रूप से भाई ये ग्राफ हम साइंटिफिक रूप से तो देख रहे हैं कि ऐसा बनेगा, लेकिन अपने व्यवहारिक रूप से देखें, जैसा अभी मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि यहाँ से वस्तु प्रारंभ करी ऊपर की ओर, ठीक है नहीं, वस्तु कहाँ करी? ऊपर की ओर प्रारंभ करी, और देखें 1 सेकंड में वस्तु यहाँ पर है तो 5 सेकंड के बाद वस्तु यहाँ पर आ गई। क्लियर है ना? ये वस्तु 1 सेकंड में यहाँ पर है, 5 सेकंड में यहाँ पर आ गई। जब यहाँ पर आ गई तो इसका मतलब समय में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। लेकिन ये ग्राफ बता रहा है कि समय में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो ये वेग, ये जो ग्राफ है एक बनाने के तौर पर तो सही है, लेकिन एक व्यवहारिक रूप से गलत है। क्लियर? तो बेटा आप लोगों को अगर ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर दें और सब बच्चों पे शेयर करें बेटा इस वीडियो को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें बेटा, ठीक है। फिर अब हम मिलते हैं आपको अपनी लास्ट आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें। तो बेटा इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर अपनी नोटबुक में बना लें सब ग्राफों को, और जैसे जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे वैसे आप उसको नोट करते चले आएँ। ओके बेटा, थैंक यू।